नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी ने आखिरकार मान ही लिया है कि उसे बागियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह बात और किसी ने नहीं मानी है, बल्कि खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पूर्व सीएम और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस फिर से नागपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें यकीन है कि सरकार उन्हीं की बनेगी, यानी महायुति की ही बनेगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत सकती और अब वो कह रहे हैं कि बागियों की भी चुनौती है, यानी बीजेपी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती, नहीं जीत सकती, और दूसरा बागियों की चुनौती भी बीजेपी को है। असल में नागपुर में ही एक चर्चा में फडणवीस ने महायुति में बागियों या एनसीपी, अजित पवार और शिंदे गुट के साथ सीटों के तालमेल में आई दिक्कतों पर कहा है कि जब हम यानी महायुति के नेता मिलेंगे तो चर्चा करेंगे और समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में हर प्रमुख राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों में बागियों की चुनौती का सामना कर रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस ने भले खुलकर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो सारे प्रमुख दलों की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि बीजेपी को भी अहम दल मानते हैं। जी हां, असल में इस समय महाराष्ट्र की सियासत में बहुत से तार उलझ गए हैं दोस्तों, या उलझे हुए हैं कह सकते हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों महागठबंधनों में जो सहयोगी दल हैं उनमें विचारधारा का सामंजस्य नहीं है। जैसे शरद पवार और कांग्रेस शिवसेना की उग्र हिंदुत्व वाली राजनीति पर नहीं चलते, उसी तरह अजित पवार और एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी ने केवल सत्ता की खातिर अपने साथ रखा है। ऐसे में विचारधारा अलग होने और सत्ता के लालच के कारण सहयोगी दलों में टकराव दिखाई देता है। मगर महाविकास आघाड़ी इस मामले में महायुति से बेहतर इसलिए है क्योंकि वहां विचारधारा भले अलग है, लेकिन उद्देश्य यही है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, और इसीलिए इस गठबंधन ने दावा किया है कि उनके भीतर सब कुछ जल्द संभाल लिया जाएगा। आज कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथल्ला ने इस बारे में बयान दिया है और साथ ही महायुति पर तंज कसके उसे विचित्र गठबंधन बताया है। आइए जरा सुन लेते हैं रमेश चेन्निथल्ला को क्या कुछ कह रहे हैं, और खासकर महायुति विचित्र गठबंधन है कह रहे हैं। सुनिए। महाविकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महाविकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महाविकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में हैं। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में और उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उसमें भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो सुन रहे थे आप रमेश चेन्निथल्ला को। कांग्रेस नेता ने जो कुछ कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वाकई महायुति के दलों की आपसी समझ पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जैसे बीजेपी अब तक कहती थी कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन अब बीजेपी अपनी इस बात से ही पलट गई है और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि हम अमित ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारें। जी हां, मुख्यमंत्री मतलब एकनाथ शिंदे, वो चाहते थे कि हम अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारें। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां थीं, क्योंकि कई नेताओं का मानना था कि अगर वे उम्मीदवार नहीं उतारते तो वोट शिवसेना यूबीटी को जा सकते थे। इसीलिए हमने सदा सवर्णकर को मैदान में उतारा। बीजेपी का रुख स्पष्ट है, यहां पर साफ साफ है
कि बीजेपी का रुख स्पष्ट है कि हमें अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। ये बात साफ साफ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। यानी आप राज ठाकरे का समर्थन कीजिए लेकिन एकनाथ शिंदे का समर्थन नहीं कीजिए। इस बयान से दो बातें निकलती हैं दोस्तों। एक तरफ शिंदे गुट का प्रत्याशी वहां होगा, यानी एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के खिलाफ होंगे, वहीं बीजेपी अमित ठाकरे का समर्थन करेगी, यानी राज ठाकरे के साथ होगी। यानी एकनाथ शिंदे जिसकी मुखालफत कर रहे हैं उसका साथ दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस या कहें तो बीजेपी। यही खेल शिवाजी नगर मानखुर्द में भी होगा। कल आपने सुना होगा शिवाजी नगर मानखुर्द बहुत इंपॉर्टेंट सीट है महाराष्ट्र में, जहां से नवाब मलिक प्रत्याशी बन गए हैं, वो भी अजीत पवार के समर्थन से, यानी अजीत पवार की पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और कल जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया नवाब मलिक ने, तो उस वक्त उन्होंने जो बातें कही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट उनकी बातें यहां सुनना और सुनाना, क्योंकि नवाब मलिक ने कल साफ साफ कहा था कि मैं या तो एनसीपी अजीत पवार गुट के तरफ से चुनाव लड़ूंगा या इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, यानी स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा। यहां दोनों बातें। और आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी थी कि अजीत पवार को इनको अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाना पड़ा नवाब मलिक को? आइए जरा सुन लेते हैं नवाब मलिक जब पर्चा भर रहे थे तो क्या कुछ इन्होंने कहा था। Today I had filed a nomination from Shivaji Nagar Mankhur Vidhan Sabha constituency as Nationalist Congress Party candidate, and also I had filled the form as an independent candidate also. But party has sent the EB form and we had submitted it at 2:55 PM. तो यहां पर साफ साफ नवाब मलिक जो हैं ये अब प्रत्याशी बन चुके हैं, और वो भी आप जान ही रहे हैं कि अजीत पवार के एनसीपी से। और यानी महायुति में कौन किसका साथी है और कौन विरोधी है, कौन किस रास्ते पर साथ देगा, कौन किस चौराहे पर मुंह मोड़ लेगा, कुछ भी साफ नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये एक बहुत मजेदार गेम है दोस्तों, एक अलग सियासी चौसड़ है, और इस पर कौन किसका प्यादा है और कौन किसके लिए यहां काम कर रहा है बहुत मुश्किल है। शतरंज का खेल अगर आप लोगों ने खेला होगा तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सफेद की गोटियां होती हैं और एक ब्लैक की गोटियां होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन यहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यहां सब कुछ ग्रे है, और यह ग्रे जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ आइए महाविकास अघाड़ी में, महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर शिंदे सरकार को और बीजेपी को घेर रहा है। अब 6 नवंबर यानी दीपावली के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी मुंबई में अपनी चुनावी गारंटी का ऐलान करेगा। जी हां, चुनावी गारंटी का ऐलान महाविकास अघाड़ी करने जा रहा है, और इस मौके पर तीनों दलों के नेता संयुक्त रैली करेंगे इसी मुंबई में। और इस रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, इसमें मौजूद रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, और इसमें मौजूद रहेंगे शरद पवार। ये तमाम वरिष्ठ नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे और चुनावी गारंटी ये तमाम नेता वहां रिलीज करेंगे 6 नवंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। राहुल गांधी के पहुंचने से क्या एमवीए के चुनाव प्रचार में और तेजी आएगी, या कहें तो क्या कांग्रेस के चुनाव प्रचार में तेजी आएगी? क्या कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा राहुल गांधी के पहुंचने से? बिल्कुल बढ़ेगा, यह कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी पहुंचेंगे, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी कई जगह उनको जहां होना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, अभी नहीं जा पा रहे हैं, वो व्यस्त हैं किसी और काम में। और बीजेपी की क्या मुश्किल बढ़ाएंगे राहुल गांधी? ये सारे सवाल हैं दोस्तों, और ये इसलिए क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है। क्या राहुल गांधी जल्दी से जल्दी 13 तारीख से पहले झारखंड जाएंगे, क्योंकि झारखंड में 13 तारीख को चुनाव है, उससे पहले जाएंगे, या वो पवन खेड़ा के साथ किसी और काम में व्यस्त रहेंगे? क्या वो अलग जर्नलिज्म करते हुए नजर आएंगे? ये बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इस वक्त चुनाव है और देश की जनता और खासकर राहुल गांधी के कार्यकर्ता जो हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता वो चाहते हैं, हम लोग चूंकि जमीन पे हैं इसलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि चाहते हैं कि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में महायुति अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह उलझ गई है और बीजेपी के कारण सबके गले में फंदे पड़ गए हैं, और खासकर बीजेपी ने महायुति को फंसा दिया है? क्या ऐसा माना जाए?
वोटिंग से पहले कैसे बिगड़ गया है खेल, ये सब कुछ समझते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले शकील अख्तर जी, आपके पास ही। महाविकास अघाड़ी और महायुति, महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। ये देखिए क्या मजेदार है, मैं खुद जब इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था तो मैं वही देख रहा था कि राज ठाकरे के बेटे के पक्ष में बीजेपी खड़ी है, लेकिन राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ एकनाथ शिंदे कैंडिडेट दे रहे हैं। आप उधर देखिए नवाब मलिक, जिसको बीजेपी कह रही थी दाऊद का आदमी है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1 साल पुरानी बात है। और यही देवेंद्र फडणवीस साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे, यही दिवाली का वक्त था, आप याद कीजिए, जब पिछले साल वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछले साल नहीं 2000 माफी चाहूंगा 21 की बात है, आज से 3 साल पहले की बात है। और उसके बाद अब यही नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी से, यानी अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे अपना कैंडिडेट उतार देते हैं। और ये गड़बड़ बहुत है। इसके अलावा खुद कह रही है बीजेपी, खुद कह रहे हैं वहां के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कि हम लोग बागियों से परेशान हैं। और आपको एक बात और एक जानकारी दे दूं, 150 से ज्यादा बागी हैं महायुति में, 1-2 नहीं 150 से ज्यादा। और टोटल आज ही मैं काउंट करवा रहा था, शायद 288 सीटें हैं और 298 या कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा बागी हैं। एक सीट पे 3-3, 4-4 बागी आ गए हैं। और ये मैक्सिमम महाविकास अघाड़ी में नहीं, महायुति में है। कैसे देखा जाए, इस पर जरा आपकी टिप्पणी। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत विरोधाभास है महायुति गठबंधन के बीच में, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी के जो दोनों सहयोगी हैं वो नेचुरल सहयोगी नहीं हैं। वो लोग सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी के साथ आए हैं और अपनी अपनी मूल पार्टी के साथ धोखा करके आए हैं, और धोखा भी बिना कारण के। अजीत पवार के पास कोई कारण नहीं था, या शरद पवार ने उनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया था, जबकि शरद पवार उन्हीं को आगे बढ़ा रहे थे। अगर अजीत पवार उनके साथ रहते तो शरद पवार के वारिस वही होते। लेकिन पहले एक बार सुबह 4 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण की और दूसरी बार फिर की। तो अब ये जो है सिर्फ सत्ता के लिए है, और इसलिए है कि उन्हें लगता है कि पता नहीं शरद पवार और उनकी पार्टी कब सत्ता में आएगी, उन्हें सत्ता जल्दी चाहिए। यही हाल एकनाथ शिंदे का है। ये एकनाथ शिंदे जो है उद्धव ठाकरे के, बाला साहब ठाकरे के बड़े नजदीकी हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीजेपी सेंट्रल में पावर में आ गई है तो वो भी उस तरफ चले गए। तो ये जो बात अभी रमेश चेनीथल्ला ने कही वो बहुत सही है कि वहां पे चुनाव बीजेपी ही लड़ रही है, मेन पार्टी वहां पे बीजेपी ही है। और देखिए आप, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि बीजेपी मेन पार्टी है महायुति में, वही चुनाव लड़ रही है, और ये दोनों जो है छोटे छोटे सहयोगी हैं। लेकिन बीजेपी कभी महाराष्ट्र की मेन पार्टी रही नहीं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जो है वो बीजेपी से के मेन पार्टनर रही, मेन पार्टी रही, और बीजेपी उसकी छोटी सहयोगी रही। पहली बार जब मुख्यमंत्री बना था मनोहर जोशी, वो शिवसेना का बना था, बीजेपी का नहीं बना था। दोनों सहयोगी थे, साथ साथ चुनाव लड़ते थे। लेकिन बीजेपी वहां पे कभी बड़ी पार्टी के तौर पे उसका दर्जा नहीं रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस हमेशा नंबर 1 रही, उसके बाद शिवसेना रही, शरद पवार रहे, और बीजेपी हमेशा चौथे नंबर की पार्टी वहां पे मानी जाती रही है। लेकिन केंद्र में सरकार आने के बाद से अब वो वहां पे अपने आप को मेन पार्टी की तरह आगे बढ़ा रही है। तो उसी का नतीजा है कि ये दोनों सहयोगी जो है वो सिर्फ उसका उपयोग कर रहे हैं। वो सिर्फ उसके साथ तभी तक है जब तक उन्हें उससे सत्ता की उम्मीद है। लेकिन जिस दिन उन्हें लगेगा तो न एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहेंगे, न अजीत पवार बीजेपी के साथ रहेंगे। इसलिए वहां पे इनके जो कंट्राडिक्शन है वो मजेदार है। और जैसा रमेश चेनीथल्ला ने कहा और आप भी बता रहे थे कि दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में एक स्वाभाविक रूप से सहयोग है आपस में। उन सब की जो मोटी मोटी विचारधारा है उसमें भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है।
और सब लोग जो है, कहा जा रहा था कि ये साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आप देखिए कि 5 साल से ये साथ है बराबर। कैसे कैसे मौके आए मगर नहीं टूटे। उद्धव को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, अजीत पवार दोबारा गए वहां पे, कई कोशिशें की बीजेपी ने। वहां तो एक कहानी है, पूरी की पूरी फिल्मी कहानी है। एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, सुबह 4 बजे शपथ ग्रहण, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे वहां की कहानी का जो ट्विस्ट है, जो क्लाइमैक्स है, वो ये है कि वहां ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो जो है विक्टिम है। उन्होंने एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, लेकिन उन्हें बीजेपी ने धोखा देके, षड्यंत्र करके वहां से हटाया। तो एक स्वाभाविक सहानुभूति जो है महाराष्ट्र में इस समय उद्धव ठाकरे के पक्ष में है, और ये एक बहुत बड़ी ताकत है जी। इसकी वजह से वहां पे जो महाविकास अघाड़ी है वो मजबूत दिखाई देती है। और महायुति के अंदर के जो सेल्फ कंट्राडिक्शन है, अभी आपने बताया कि जो राज ठाकरे के बेटे हैं उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे इसलिए अपना कैंडिडेट दे रहे हैं कि वोट काट ले, ताकि वो वोट जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को न मिल पाए। लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे वहां मजबूत हैं। कोशिश उद्धव ठाकरे से भी की गई कि अपने भतीजे के खिलाफ वो कैंडिडेट न दें, राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ। लेकिन उद्धव ठाकरे इस मामले में बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मैच्योर राजनीति कर रहे हैं। वो किसी भी मामले में इस तरह के टेबल के नीचे के समझौते नहीं कर रहे हैं, न राज ठाकरे से कर रहे हैं और न मिलिंद देवड़ा से कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा भी बड़े परेशान हैं, आदित्य ठाकरे के सामने लड़ना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी में खड़े हैं तो वो भी फिगर पहुंचा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे वहां पे भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है, अपने आप में जो इकारी राजनीति है, प्लेन राजनीति है, जो है वही दिखती है। ये महाराष्ट्र के लोगों को पसंद आ रही है और हर जगह पसंद आती है। आपका दोहरा चरित्र होगा तो लोग उसको समझने में देर जरूर लगा सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी पहचानेंगे। तो महाराष्ट्र की कहानी में ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ रही है, बाकी जो दोनों हैं वो खाली रनर की हैसियत रखते हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो। स्ट्राइक बीजेपी के हाथ में ही है, और बीजेपी के हाथ में स्ट्राइक जरूर है, मगर वो इतनी समर्थ बैट्समैन महाराष्ट्र के अंदर नहीं है कि वो मैच फिनिश कर सके। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। मैच फिनिशर की बात यहाँ हो रही है, महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। और अभी आप कह रहे थे कि 1 दिन वाली 2 दिन वाली सरकार तो वहाँ सवेरे वाली और शाम वाली सरकार बनी। शकील जी, वो सवेरे वाली गाड़ी से आना टाइप का गाना जो सुनते थे, ये वैसे ही यहाँ है। सवेरे वाली सरकार कितने दिन चलेगी, शाम वाली सरकार कितने दिन चली, ये सब हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा है। आप लोगों को भी याद होगा, सुबह जब आप लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे तब पता चला कि अच्छा यहाँ सरकार बन गई है। तो ये सब कुछ महाराष्ट्र ने देखा इस पिछले 5 साल में, बीते 5 साल में आप लोगों ने रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी खूब देखी महाराष्ट्र की, जो गोवा होते हुए और कहाँ से असम पहुंची। असम के मुख्यमंत्री हालांकि आजकल बहुत व्यस्त हैं झारखंड में सरकार बनाने के लिए, और परेशान कर रहे हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम जो हैं वहाँ के झारखंड के हेमंत सोरेन को। उनके ही प्रस्तावक गायब हो जाते हैं, और चर्चा ये होती है कि वो हेमंता विश्व शर्मा के संपर्क में हैं। क्या कुछ है उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में क्योंकि उलट पुलट कैसा खेल चल रहा है, एक अजीब तरह का खेल चल रहा है। प्रशांत टंडन जी महाराष्ट्र में, प्रशांत जी जरा जरूर समझना चाहता हूं आपसे कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, शकील अख्तर जी बता रहे थे, इसमें एक तो इतने दल हैं और सारे दल बड़े बड़े नेता हैं, छोटे नेता भी नहीं, बड़े बड़े नेता हैं, सबकी अपनी पकड़, अपनी पहचान, अपना क्षेत्र। और उसके बाद बीजेपी और वो कह रही है, अगर आज की तारीख में कहे कि बागी जो हैं हमको परेशान किए हुए हैं, वो अगर कहे कि हमारे नेता हमको परेशान किए हुए हैं और इतनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माना जाए इसको? यहाँ बीजेपी की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक तस्वीर दिखाई देती है, इसलिए बीजेपी की बात कर रहा हूं।
राजीव जी, अगर केवल हम ये देखें कि महायुति में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, उसी से साफ हो जाता है कि गठबंधन की इंटरनल डायनेमिक्स क्या है। अगर बीजेपी को ये यकीन होता कि महायुति चुनाव के बाद भी मौजूद रहेगी, तो लगभग 150 सीटों पर 146 के सीटें, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, 3 चरणों में उनकी लिस्ट आई है, तो 150 सीटों पर चुनाव बीजेपी न लड़ती। 288 के सदन में 150 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो विरोधाभास है वो ये है कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो मान रहे हैं कि किसी तरह हमारा जो आंकड़ा है वो पिछली बार के पास 100 के आसपास आके टिके, फिर वो सरकार बनाने की गुंजाइश ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन सब के मार्फत वो करें। गणित वही है बीजेपी का, और बीजेपी मान के चल रही है कि ये महाविकास, जो महायुति उनका गठबंधन है, ये चलने वाला नहीं है। अब उसमें अभी से अभी आपने चर्चा की नवाब मलिक की। नवाब मलिक जो है वो मानखोल से एनसीपी अजीत पवार के आधिकारिक कैंडिडेट हैं जी। बीजेपी ने विरोध किया और बीजेपी के किरीट सोमैया उनको आतंकवादी कह रहे हैं। अभी आप सोचिए कि एक ऐसा गठबंधन है जिसमें गठबंधन की एक पार्टी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को आतंकवादी कह रही है, तो ये क्या गठबंधन है? ऐसा गठबंधन तो कभी न देखा और ना चलेगा। तो निश्चित तौर पर जो ये हो रहा है महाराष्ट्र में, अब वो गठबंधन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, शिंदे, एकनाथ शिंदे, वो बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को इनसिक्योर किया हुआ है, और बीजेपी इतना असुरक्षित महसूस कर रही उन्हीं की वजह से कि बीजेपी ने इतने ज्यादा कैंडिडेट दे दिए, और तमाम सारे रिबेल जो है वहां पे खड़े हो गए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री के पद का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो है उनके पास ताकत, उसका इस्तेमाल करें। नीतियां उन्हीं के नाम से चली हैं जी। और जिसको कहें लड़की बहना योजना या इस तरीके की तमाम योजनाएं, उस पे एकनाथ शिंदे का सबसे बड़ा जो गैम्बल है, जो चुनाव में दांव है उनका सबसे बड़ा, वो वही है कि जो उनकी स्कीम्स हैं। और बीजेपी इस बात को भली भांति जानती, वो भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे भी, कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री पद का वहां दावेदार नहीं है। झारखंड में 5 पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं मुख्यमंत्री का। दावेदार तो बहुत है वहां, लेकिन बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो महाराष्ट्र में ये जो सबसे बड़ा जो विसंगति है कि बीजेपी अपने ही एलाइज पर विश्वास नहीं कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ज्वाइंट रैली भी होने वाली है। कैसे रैली करेंगे? अजीत पवार और नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस एक साथ एक मंच पे कैसे दिखाई देंगे, जब इतना विरोधाभास है आपस में? एक दूसरे की पार्टी और कैंडिडेट को अब आतंकवादी बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं इस विषय में नहीं सोचा था कि एक तरफ जब महाविकास अघाड़ी के तमाम दल एक साथ एक मंच पे 6 तारीख को 6 नवंबर को आ रहे हैं, तो क्या महायुति के नेता एक साथ एक मंच पे आएंगे? क्या उसी मंच पे एक तरफ नवाब मलिक भी हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी हैं? क्या ये हम देखेंगे? अजीत पवार का होना, बीजेपी, फडणवीस जी, और उनके नेता एक किरीट सोमैया उसको आतंकवादी बता रहे हैं, तो पूरी बीजेपी विरोध कर रही है उसका, नवाब मलिक, और आज से नहीं, शुरू से विरोध कर रही है। और नवाब मलिक वो हस्ती हैं कि जिन्होंने
शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के बाद मोर्चा खोल दिया था। जो नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी थे उनके खिलाफ, जो अब राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी चर्चा थी समीर वानखेड़े की, कि वो भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन करेंगे, कैंडिडेट बनेंगे। पता नहीं अभी हुआ कि नहीं हुआ उनका कुछ आगे पीछे, लेकिन एक खबर उनकी चल रही थी। तो नवाब मलिक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। आज जितनी मुश्किल में वो हैं, या उनको पद से हटना पड़ा, या उनका ट्रांसफर हुआ, या जांच हुई, उसका कारण नवाब मलिक बने। रोज नए नए खुलासे नवाब मलिक ने उनके बारे में किए शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के बाद। तो नवाब मलिक अब एक नया मुद्दा जो है वो महायुति गठबंधन के बीच में बन चुके हैं। ये अब गले की फांस है वहां। अब इसी पे आप देखिए कितना विरोध, कितना भाषणबाजी, कितनी बवाल महाराष्ट्र में मचले जा रहा है। जहां तक झारखंड की बात है राजीव जी, दो एक शब्द में झारखंड पे कह दूं। झारखंड में अगर आप पिछले कुछ वर्षों की राजनीति देखिएगा, शुरुआत हुई बिहार से नीतीश कुमार ने, उसको बहुत नीतिगत तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किया, महिला कंस्टिट्यूंसी। और इसी महिला कंस्टिट्यूंसी पे सारा दारोमदार एकनाथ शिंदे के राजनीति का टिका हुआ है। इस महिला कंस्टिट्यूंसी को झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस खूबसूरती के साथ मोबिलाइज किया है, वैसा कोई नहीं कर पाया। और कल्पना सोरेन वहाँ पे, हम पहले भी कह चुके हैं कि कल्पना सोरेन एक बड़ी नेता महिलाओं की निकल कर आई हैं। उनकी मैया सम्मान यात्रा में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मोबिलाइजेशन था उसने, और सबसे ज़्यादा डिमांड में है। हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग झारखंड से लौट कर आए, कि जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टी वर्कर हैं, वो कल्पना सोरेन के प्रोग्राम की डिमांड कर रहे हैं। वो एक दिन में 4-4, 6-6 रैलियां कर रही हैं। तो कल्पना सोरेन वहां पे एक नया चेहरा, और वो महिला जो वोटर, बीजेपी की ताकत रही है महिला वोटर, और उसमें अगर कल्पना सोरेन को इतना समर्थन मिल रहा है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय खोलेगा। अब सवाल एक और है कि क्या कल्पना सोरेन ट्राइबल बेल्ट के बाहर भी इम्पैक्ट छोड़ती हैं, ये हमको देखना होगा। क्योंकि ट्राइबल बेल्ट के बाहर जो 53 सीटें हैं, जो नॉन ट्राइबल सीटें हैं, जिसमें 9 रिजर्व सीटें भी हैं, इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सीट्स जो है SC सीट्स है, वो उन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की निर्भरता इंडिया गठबंधन पर है। जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी वहां कितना जाते हैं, कितना नहीं जाते हैं, और ये तमाम जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रोग्राम कितने लगते हैं, राहुल गांधी वहां कब आते हैं, कब कैंपेन करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो राहुल गांधी की व्यस्तता जो है उसको लेकर खड़ा हो रहा है। जी, आने वाले समय में राहुल गांधी की व्यस्तता बढ़ाने वाला है। ये डिमांड जितने हैं वो बढ़ाने वाले हैं राहुल गांधी की व्यस्तता को। जी, तो काफी डिमांड राहुल गांधी की है, और निर्भरता भी है, खासकर उन जगहों पे मतलब जहां प्रशांत जी, दो ही लोग डिमांड में हैं। एक तरफ उधर कल्पना जी हैं, दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी हैं। यही दो डिमांड में है। महिलाओं की ब्रांड एम्बेसडर कल्पना सोरेन, न सिर्फ महिला बल्कि पुरुषों के भी इंडिया गठबंधन के नेता भी चाहते हैं कि कल्पना सोरेन उनकी रैली में शामिल हों, जबकि वो अपनी रैली में 6 से 8 रैलियां रोज कर रही हैं। कल तो बीमार हो गई थी। और उसके अलावा राहुल गांधी, और सबसे बड़ी चीज़ कि राहुल गांधी की डिमांड भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी कर रहे हैं, झारखंड की जब हम बात कर रहे हैं तो, और उनके सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन के तमाम हैं, कांग्रेस के अलावा, ये सब चाह रहे हैं, सब कर रहे हैं। जी प्रशांत जी। जी, तो यही मैं कह रहा था कि जो महागठबंधन के नेता है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोगों की उनकी टॉप लीडरशिप से मुलाकात हुई है, और वो टॉप लीडरशिप मान रही है कि राहुल गांधी कब समय निकालते हैं झारखंड के लिए। ये उसका इंतजार वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी निर्भरता है जो बाकी 53 सीटें उन पर,
जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे आप। चूंकि झारखंड की बात हो रही है तो थोड़ा आना चाहता हूं झारखंड स्पेशलिस्ट हमारे साथी प्रेम कुमार जी, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। बहुत कुछ सुनील जी से भी समझेंगे। प्रेम कुमार जी, झारखंड में जो हम लोग देख के आए उसमें यह दिखाई दे रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सीटों पे, जिन सीटों पे वो लड़ रहा है ये मोर्चा, उन सीटों पे वो काफी मजबूत है। अब वहां पूरा का पूरा सरकार बनाने का दारोमदार जो है वो कांग्रेस के ऊपर आता है कि कांग्रेस जो लड़ रही है जिन सीटों पे, उसमें वो कितनी मजबूती से लड़ती है। क्योंकि कांग्रेस की 10 सीटें तो वैसी है ट्राइबल बेल्ट की हैं और ग्रामीण एरिया की हैं, लेकिन बाकी सीटें शहरी हैं और जिसमें जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी से है मैक्सिमम जगहों पे। और यहां पर डिमांड राहुल गांधी की है, राहुल गांधी आएंगे और उद्धार करेंगे, और ये डिमांड काफी है। और सबसे बड़ी चीज कि अभी दिवाली के बाद भैया दूज और उसके बाद छठ का त्यौहार बिहार और झारखंड में काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। ये पर्व मनाए जाते हैं। इसलिए भी आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से एक जो कमज़ोर कड़ी के रूप में अभी दिखाई, अगर राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो ये हो सकता है, यहाँ पर मजबूत कड़ी में तब्दील होते हुए आप देख सकते हैं क्या, देखा जाए क्या कि राहुल गांधी को हम आने वाले समय में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह बहुत, क्योंकि महाराष्ट्र की तो एक बात आ गई सामने कि 6 तारीख को महाराष्ट्र जा रहे हैं राहुल गांधी, जो महाविकास आघाड़ी की वहाँ सभा है, लेकिन झारखंड की बात और उसमें कांग्रेस और सब कुछ कांग्रेस के हाथ में, सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? जी राजीव जी, कुछ बात समझनी होगी। एक ये कि कांग्रेस की जो विनिंग सीट्स हैं झारखंड में, उसमें एसटी की सीटें भी शामिल हैं और सब मतलब एसटी सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी पूरा इंडिया गठबंधन का स्ट्रेंथ जब देखते हैं तब वो 28 में से करीब 25-26 सीटें जो है इस इंडिया गठबंधन में दिखती हैं। उसमें कांग्रेस का एक प्रोपोर्शन ठीक ठाक है, 6 है मेरे ख्याल से, या 7 है, गिनती जो भी हो, लेकिन एक प्रोपोर्शन है। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता है तो कांग्रेस कमजोर पड़ती है, ये दिमाग में लोगों का भर गया है। तो हम ये देखिए, यही बात महाराष्ट्र में भी देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच 13 सीटें कांग्रेस ने जीती लोकसभा की, उसमें 11 तो बीजेपी को हरा के जीती कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में हराया है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं, बीजेपी को ही हरा करके तो मिली हैं जी। उसी तरीके से अब इसलिए ये बात बोलना जरूरी है क्योंकि दिमाग में सबके ये बैठ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस हार जाती है। भाई, राजस्थान में चुनाव हार गई कांग्रेस, लेकिन वहां मजबूत विपक्ष के तौर पर है, कारण कुछ भी हो। हिमाचल में कांग्रेस जीती, बीजेपी को हरा करके जीती, ये सारी चीजें हैं। और झारखंड में जब हम आते हैं तो झारखंड में कांग्रेस की मारक क्षमता बढ़ जाती है जब वो जेएमएम के साथ में जुड़ती है। देखिए, पूरे झारखंड में कांग्रेस का आदिवासियों के बीच भी और नॉन आदिवासियों के बीच एक ट्रेडिशनल प्रभाव रहा। बीजेपी का भी कुछ शहरी इलाकों में एक निश्चित रूप से उनका सर्टेन वोट बैंक है, तो कांग्रेस का भी है। ऐसा नहीं है, पुराने कांग्रेस के वफादार लोग मिल जाते हैं। अब जहां किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में कहीं भी जाइए। अब अगर कोल्हान की हम बात करें तो कोल्हान में देखिए, जमशेदपुर पश्चिम सीट कोई आदिवासी सीट तो नहीं है, पन्ना गुप्ता वहां से स्वास्थ्य मंत्री हैं जीत करके। उसी तरीके से कोल्हान में घाटशिला की सीट या जगन्नाथपुर की सीट, ये सीटें जो है जाहिर बात है कि कांग्रेस ने एसटी की सीटें हैं, मतलब रिजर्व की सीटें हैं, वहां पर भी परफॉर्म किया है। तो कुछ सीटें अलायंस में कांग्रेस को लूज भी करनी पड़ी हैं, जैसे बहरागोड़ा जैसी सीटें हैं जो कांग्रेस लड़ती थी पहले, अब जेएमएम लड़ती है। तो अब वो जेएमएम लगातार लड़ रही है तो उसका एक बन गया है, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर बहरागोड़ा में जेएमएम नहीं जीत सकती है। उसी तरीके से कंस्टिट्यूएंसी वाइज हम अगर देखें तो कांग्रेस जिन
लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 15-16 सीटें उसके पास हैं। तो इसमें जो कांग्रेस कमजोर कहाँ पड़ती है? कमजोर वहां पड़ती है जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने लगता है और उनके शहरी इलाकों में कोई ऐसा मान लीजिए कि आरजेडी ही आ गया बागी बन करके, या कोई ऐसी रणनीति बनी कि कांग्रेस ट्रायंगुलर में फंस गई तो वहां भी चली जाती है। ये होता है। तो इस बार भी वो खतरा उन सीटों पर होगा जहां पर कि जान बागी उम्मीदवार होंगे, या फिर जहां आरजेडी जबरन उम्मीदवार दे रहा है कांग्रेस के खिलाफ, तो ये भी है। तो ऐसी सीटों पर 2-3 सीट है जहां पर कि नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस का। लेकिन ज्यादातर सीटों में, क्योंकि बागी उम्मीदवार का खतरा बीजेपी के साथ भी इस बार है, पर हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में आप कमजोर मानकर के मत चलिए, 60-40 मानकर चलिए। बीजेपी जहां खड़ी होगी वहां 60% आज कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ मामला है और 40% बीजेपी के पक्ष में है। ये हम आकलन झारखंड में उन सीटों का देख पा रहे हैं जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी आमने सामने का है। तो फिर भी गठबंधन की मारक क्षमता के ख्याल से आपने जो प्रश्न किया वो सही है कि ये वो क्षेत्र है जहां थोड़ी कम जीतने की उम्मीद इंडिया गठबंधन को रहेगी। लेकिन जहां जेएमएम है, जहां माले है, माले तो आप देखिए 3 सीटें जो गठबंधन में कोई हरा ही नहीं सकता, तो 3 सीटें जीतेंगी माले। अब उसके बाद बाकी आपस में ही आप जहां लड़ रहे हैं तो वहां हो सकता है बीजेपी जीत जाए, उसका कोई ये नहीं है, क्योंकि जेएमएम और आपको माले दोनों बाबूलाल मरांडी के खिलाफ खड़े हैं। ये कोई रणनीति है? अब मुख्यमंत्री के खिलाफ में, जब कभी पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीजेपी का अध्यक्ष है, उसके खिलाफ तो आपको एक साझा उम्मीदवार देना चाहिए था ना। ये कौन सी रणनीति है कि दोनों उम्मीदवार खड़े हो गए? तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज आपको मान के चलना चाहिए। लेकिन चुनाव में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को एज है। और हाँ, आरजेडी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है, कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है। तो आपने 6 सीट उठाकर दे दी है ना, 1 सीट भी जीत जाए आरजेडी, वहां पर पूरा नुकसान आरजेडी का होना, वो कमजोर कड़ी है, कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है। नहीं, यहाँ कमजोर कड़ी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, कमजोर कड़ी नहीं। वहां के लोगों को इंतजार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जिस ढंग से वहां कल्पना सोरेन डिमांड में है, वैसे ही राहुल गांधी डिमांड में है। और सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐसी सीटें मिली हैं जो जहां पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है और वहां पर एक एज है कांग्रेस पार्टी को, उसको और जीत में, विनिंग उसमें सीट में तब्दील कर सकते हैं राहुल गांधी। अगर जाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, समय ज़्यादा नहीं है। और ये बात उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही लोग कहते हैं। और उनके कार्यकर्ता और लोगों के अलावा जो आप धरातल पे चलिए, आप लोगों के बीच, फुटपाथ पे, बसों में, बाकी जगह जाइए तो आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी। वही यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वहाँ ऑलरेडी हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद कल्पना सोरेन हैं। उसके अलावा अभी गोड्डा में नामांकन के समय तेजस्वी यादव पहुंचे थे, आप याद कीजिए परसों, तो वो भी आए। जो आरजेडी की आप बात कर रहे थे, 7 सीटें हैं आरजेडी लड़ रही है जिस पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता अभी तक नहीं पहुंचा है। कोई जरूरी नहीं कि राहुल गांधी ही पहुंचे, लेकिन कोई और पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर वहां पर अपनी सीटें मजबूत करनी है, हालांकि हेमंत सोरेन अभी भी आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि 60 सीटें जीतेंगे, 60 या 60+ सीटें वो कह रहे हैं। हम लोगों को दिए इंटरव्यू में, आप लोग इंटरव्यू बहुत जल्द देखेंगे हेमंत सोरेन का, और वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और ये भी आपको बता दूं कि जेल से निकलने के बाद पहला किसी टीवी चैनल को दिया हुआ पहला इंटरव्यू वो डीवी लाइव को हेमंत सोरेन ने दिया है। बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। उनके अलावा कल्पना सोरेन के इंटरव्यू को भी बहुत जल्दी आप तक हम पहुंचाएंगे। ये 2 इंटरव्यू आप जरूर देखेंगे। और जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, 60 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं वहां हेमंत सोरेन। लेकिन वो भी कहते हैं कि कांग्रेस को थोड़ी सी मजबूती के साथ लड़ना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मजबूती, आप चुनावी मैदान में हैं और आपको लड़ना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लड़ना चाहिए, आना चाहिए कांग्रेस के लोगों। और 2 राज्य हैं वहां। और सबसे बड़ी चीज है
कि कांग्रेस, अभी आप कह रहे थे बागियों की बात हो रही थी, कुछ ऐसे हैं जो इधर उधर सब जगह फ्रेंडली फाइट की बात आप कर रहे थे प्रेम कुमार जी। सबसे बड़ी चीज और बहुत अच्छी चीज लगी, आज कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर, खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, नो फ्रेंडली फाइट इन महाराष्ट्र। कोई भी फ्रेंडली फाइट हम नहीं करेंगे। जहां हमारा कोई साथी कैंडिडेट, साथी दल का कैंडिडेट उतरा है, वहां हम अपने आप को विड्रॉ करेंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है सुनील शुक्ला जी? इससे बेहतर और कुछ हो सकता है? क्यों फ्रेंडली फाइट करेंगे भाई? आप बैठिए, अगर दोस्ताना है तो दोस्ताना पूरा निभाइए ना आप। और यह बात वहां पे दिखाई दे रही है, यह बात खुले तौर पर आज कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में कह दी है। धन्यवाद राजीव जी। कांग्रेस को हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर कांग्रेस ने या कांग्रेस के सहयोगी दलों ने, यानी टोटलिटी में इंडिया दल समूह ने अपने विद्रोही उम्मीदवारों को व्यवस्थित करने में सफल रहे, तो इन दोनों राज्यों में इनको कोई हरा नहीं सकता। सवाल इस बात का है कि इस साल जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनको भी आप आधार मानिए। इंडिया दल समूह ने मिलकर के जो एक सामाजिक समीकरण तैयार किया है उसको आप देख लीजिए, और जिस तरीके से यह अपने चुनाव अभियान को चला रहे हैं, उन सभी तक अगर आधारों पर देखेंगे तो इन दोनों राज्यों में इंडिया दल समूह की स्थिति बहुत बेहतर है। वजह क्या है? अगर हेमंत बिस्व शर्मा जी झारखंड में घूमते हुए केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, गोया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो अगर ये बात कहते हैं कि जो बाबर घुस आए हैं झारखंड में उनको बाहर निकालना है, तो बाबर कौन है? अगर घुसपैठी आए हैं तो घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने केंद्र की सरकार को की उपलब्धियों को और पिछले हेमंत सोरेन की सरकार बनने के पहले रघुवर दास की जो सरकार थी, उस सरकार की उपलब्धियों की चर्चा क्यों नहीं कर रही है? अगर उसको अपने दो महत्वपूर्ण आदिवासी नेताओं के बावजूद, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के बावजूद, अगर उसको चंपई सोरेन की आवश्यकता है तो क्यों है? ये राजनीतिक स्थितियां सबके सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है उनमें तोड़फोड़ करने का प्रयास अभी भी क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को दूसरे दलों की पार्टी उम्मीदवार बना करके क्यों चुनाव मैदान में उतार रही है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में हर जगह क्यों लगी हुई है जो चुनाव मैदान में उतरे और वह एक प्रॉक्सी उम्मीदवार के रूप में मैदान में बना रहे? कोई राजनीतिक रूप से मजबूत राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन यह काम तो नहीं करता। यही प्रयोग उसने हरियाणा में किया था। 15-16 सीटों पर इन्होंने जबरदस्त तरीके से विद्रोही उम्मीदवारों को खड़ा किया, और उन उम्मीदवारों को वो उम्मीदवार गैर भाषा मतदाताओं में विभाजन करने में सफल रहे। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। जनता ने ऐसा थोड़े कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं थी वो, या जनता बीजेपी के पक्ष में थी। अगर जनता बीजेपी के पक्ष में होती तो हरियाणा में 11% मतदान थोड़ा बढ़ जाता है कांग्रेस का, और 2014 के मुकाबले बीजेपी का 18% मतदान कम नहीं हो जाता। वजह ये थी, केवल ये है। तो झारखंड की स्थिति भी वही है। झारखंड में चाहे महाराष्ट्र में इंडिया दल समूह को चुनाव लड़ना पड़ेगा। इंडिया दल समूह अगर मैदान में उतरता है, जो कि है, राहुल गांधी की सक्रियता नितांत आवश्यक है। दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक मुद्दों को तैयार करने में कांग्रेस और राहुल गांधी की भूमिका है। इसके अलावा स्थानीय दल वो माहौल नहीं बना पाए जो राहुल गांधी ने बनाया। गैर भाजपा मतदाताओं को कंसोलिडेट, एकत्रित करने में कांग्रेस की और राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। वह इस लिहाज से उनको लगता है कि जो बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते, वह कांग्रेस को ही अब इस निगाह से देखते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। और अगर आप गैर भाजपा मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने में सफल नहीं हुए तो आप उनको अपने साथ बनाए रखने में आपको असुविधा होगी। जितने भी दल हैं, कोई ऐसा दल नहीं है जो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बना चुका है या सरकार बनाने में सहयोग नहीं दिया।
झारखंड के निश्चित रूप से झारखंड में हेमंत सोरेन ने हाल के दिनों में बड़ी बड़ी ताकत के साथ उन्होंने बीजेपी का मुकाबला किया है। हेमंत सोरेन ने अपने लोगों को अपने साथ बांधे रखने में सफल हुए वो। अगर हेमंत सोरेन को लेकर के या अगर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के खिलाफ इतने ही आत्मविश्वास में है तो आप उनकी उम्मीदवारी को चुनौती देने के लिए क्यों साजिश कर रहे थे? उम्मीदवार बनने से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे थे? उम्मीदवार बनने दिए किसी को, हम चल लड़ेंगे और अपने समर्थकों के बल पर अपने कार्यकर्ताओं के बल पर हम जन समर्थन भी हासिल करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये नहीं कर रही थी। अगर आज क्या स्थिति है? संथाल में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी कितनी है? कोल्हान की अगर आप बात करते हैं जिससे चंपई सोरेन को लेकर के आए, उसे में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी कितनी है? भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के आधार पर इंडिया दल समूह को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को या उद्धव ठाकरे शिवसेना को या एनसीपी शरद पवार जी को घेरने का प्रयास कर रही थी, वो सभी मुद्दों से घिरी हुई है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे परिवारवाद का मुद्दा हो, किस मुद्दे पर वो अपनी बात को आगे बढ़ा सकती है? तो सिवाय आपके पास ध्रुवीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के पास। और गैर ध्रुवीकरण की जो राजनीति कांग्रेस ने की है वो बड़ी ताकत है इंडिया दल समूह की। राहुल गांधी की सक्रियता नितांत आवश्यक है। राहुल गांधी ने अगर अपनी पूरी ताकत के साथ दोनों राज्यों में नहीं उतरे तो वह इंडिया दल समूह के पक्ष में नहीं जाएगा। इंडिया दल समूह के लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए कि अपने पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी को चुनाव में नेताओं की विजिबिलिटी महत्वपूर्ण होती है, वो दिखते रहे, वो आकर्षण के केंद्र होते हैं लोगों के बीच में। आप निश्चित रूप से इसमें कोई दरार नहीं है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बड़े नेता इंडिया दल समूह के, इनके इर्द गिर्द ही चुनाव होना है, संगठन इनके पास है, लेकिन राजनीतिक आभा ये और राहुल गांधी के पास है। राजनीतिक विमर्श कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के इस क्षमता का उपयोग इंडिया दल समूह को करना ही पड़ेगा। कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि आप राहुल गांधी की निष्क्रियता या राहुल गांधी की कम उपलब्धता वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतनी ताकत से नहीं उभर के आएगी जो उनकी ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता और ज्यादा गंभीर प्रयास और ज्यादा गंभीर उनका प्रचार ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें कोई दरार नहीं है। मतलब आज अगर आप बात कर रहे हैं कि इंडिया दल समूह की, इंडिया दल समूह में तो आज अभी आपने कहा कि तेजस्वी यादव कहीं मौजूद थे झारखंड में, गोड्डा में, तो तेजस्वी यादव का मतलब इंडिया दल समूह। अगर आरजेडी, जेडी, कांग्रेस, जेएमएम और वामपंथी दल, ये चारों दल मिलकर के, जिसमें इन सभी प्रमुख दलों के नेताओं की उपस्थिति आवश्यक है, अन्यथा आप अपने मतदाताओं को अपने साथ बांधे रखने में सफल नहीं हो पाएंगे। आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी मलिक साहब को लेकर के बहुत आक्रामक थी कि इनके संबंध उग्रवादी ताकतों या आतंकवादी ताकतों के साथ है, उनकी उम्मीदवारी पर तो लेकर के बहुत हंगामा नहीं है। और क्या यह सामान्य घटना है? ये मलिक साहब की उम्मीदवारी अबू आजमी के खिलाफ ये केवल समान तरीके से ले लिया जाए कि उन्होंने विद्रोह कर दिया एनडीए से और अपने उम्मीदवार उतार दिए। और मलिक साहब का यह बयान कि अजीत पवार किंग मेकर होंगे, एक सामान्य बयान है। यह नहीं है कि जिस मलिक साहब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इतनी हमलावर रही है वो उनके उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को लेकर के कोई गंभीर बयान नहीं दे रही है, क्योंकि मलिक साहब का उपयोग अल्पसंख्यक मतदाताओं में विभाजन पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मलिक साहब का यह बयान कि अजीत पवार अगले किंग मेकर होंगे, उनको उनके प्रति अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश है कि अगर आप अजीत पवार के साथ आते हैं तो ऐसा नहीं कि अगली सरकार अगर बनने की संभावना है महायुति की तो उसमें आपकी दखलंदाजी नहीं रहेगी, आप अजीत पवार के साथ आइए। अन्यथा आप जो उनका परंपरागत सीट रही है उस पर आपने उनकी बेटी को उम्मीदवार बना दिया। और मलिक साहब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोप रहे हैं, एक से गंभीर आरोप रहे हैं।
उनको उनको अजित पवार ने अपना उम्मीदवार फिर से बना दिया और अब कह रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए नाम वापसी तक। कौन सामान्य लॉजिक है? तो भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी का जो मत समर्थक वर्ग है उसमें मतभेद पैदा करने की पूरी कोशिश, उनमें विभाजन पैदा करने और उनको एकजुट रहने से रोकने के सभी प्रयास कर रही है। इस प्रक्रिया को रोकने की जिम्मेदारी इंडिया दल समूह के पास है। इंडिया दल समूह के पास राजनीतिक मुद्दे हैं। इंडिया दल समूह ने इस सरकार के खिलाफ, महायुति के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाने में सफल रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी यही है। आज महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर कि अपने केंद्रीय एजेंसियों के बदौलत भी भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सफल रही, 80 के लगभग 80 विधानसभा क्षेत्रों में विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो गए। क्या मैनेज हो पा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी में तो अगर यह बेचैनी नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे साहब ये बयान दे रहे हैं कि अगली सरकार बीजेपी की बनेगी और बीजेपी कह रही है कि राज ठाकरे से मेरा कोई संबंध नहीं, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। इस सभी बयान सामान्य सुनील जी, बीजेपी नहीं कह रही। बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां पे अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। एकनाथ शिंदे, सॉरी, हाँ, शिंदे साहब की पार्टी, शिंदे साहब जी, शिंदे साहब की मतलब शिवसेना ये करे कि उन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया जी। तो यह और बाकायदे ये पब्लिक डोमेन में है राज ठाकरे का बयान कि अगली सरकार बीजेपी की बनेगी, खुलेआम बोल रहे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी या महायुति के लोग भी, ऐसा नहीं कि वहां बेचैनी नहीं है, जबरदस्त बेचैनी है। और मेरा अपना मानना यह है कि महाराष्ट्र का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत के बल पे चुनाव जीतने में, एक इलाके में गिने चुने विधानसभा क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो पश्चिमी महाराष्ट्र हो, चाहे वो मुंबई का इलाका हो, किसी क्षेत्र की बात कीजिए, मैं इलाके पूरे के पूरे इलाके में बीजेपी का उतना वर्चस्व या उनका उतना बड़ा जन समर्थन वर्ग। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से शिवसेना के भरोसे रही और भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीतिक ताकत पर इतना ही भरोसा होता तो उसको एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? और एनसीपी और शिवसेना में क्या इस बात का भय नहीं है? वो उनके अंदर भी भीतरघात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना मुख्यमंत्री बनाने का हर संभव प्रयास करेगी। अभी तक उसने कभी नहीं कहा कि हम शिंदे साहब ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो ये करे कि यह चुनाव हम लड़ रहे हैं शिंदे साहब के नेतृत्व में, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको विधायक तय करेंगे। बात तो यही है। ऐसे में चाहे शिंदे साहब हो और चाहे अजीत दादा पवार हो, उनके मन में क्या अपनी राजनीतिक असुरक्षा की स्थिति नहीं पैदा होने वाली जी? तो कैसे मान लिया जाए कि महायुति एकजुट है? महायुति, और अगर आप सीट शेयरिंग की बात कीजिए तो महायुति की तुलना में महाविकास आघाड़ी ने बेहतर तरीके से अपने सीट शेयरिंग को तय किया। समाजवादी पार्टी को भी अगर उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की और लगभग सभी अधिकांश विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपने सीट शेयरिंग को तय कर लिया। कुछ जो छोटे छोटे विवाद है वो भी खत्म समाप्त होते हुए देख रहे। कोई ये नहीं कर रहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन ये तथ्य है कि अगर इंडिया दल समूह महाराष्ट्र में आप महाविकास आघाड़ी कर लीजिए, झारखंड में इंडिया दल समूह कहिए, इन दोनों राज्यों में चुनाव अभियान को प्रभावी बनाए रखने के लिए, गैर भाजपा मतदाताओं को एकजुट बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राहुल गांधी की विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहे। चुनाव प्रचार में, चुनाव अभियान में राहुल गांधी की उपस्थिति ज्यादा दर्ज करनी पड़ेगी। उनकी दूरी, चुनाव अभियान से उनकी दूरी, यह इंडिया दल समूह के पक्ष में नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन और एनडीए या कहें तो महाराष्ट्र में महायुति,
महायुति की हम चर्चा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक दिखाई देता है और यहाँ तक कि फ्रेंडली फाइट भी नहीं करेंगे, ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, या महाविकास अघाड़ी कह लें। 6 तारीख को एक महा रैली की घोषणा भी हो चुकी है और उसी दिन महाविकास अघाड़ी अपना एक गारंटी जो है वो यहाँ लॉन्च करेगा। लेकिन दूसरी तरफ महायुति क्या ऐसी ही गारंटी के लिए एक साथ एकजुट रहने की गारंटी दे सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं महायुति के तमाम दलों के नेता कि उनके अंदर सब कुछ ठीक है? क्या शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट और बीजेपी, ये तीनों कह सकते हैं कि हम लोग तीनों एक दूसरे को बराबर समझते हैं? या यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ऊपर है और बाकी तो चलिए हम आज काम में आए, बहुत धन्यवाद और कल निकल लीजिए, इसलिए क्योंकि ऐसा तो दूसरे दलों के नेताओं के साथ, दूसरे दलों के साथ बीजेपी करती रही, इसलिए कह रहा हूँ। चाहे वो गोवा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे और भी दूसरे राज्य हों, आप लोगों ने देखा जहाँ ऐसा नहीं किया वो दल खुद ही सिमट के रह गए, और वो भी ओडिशा से लेकर आपने तेलंगाना तक देखा है। इसलिए ये बात कह रहा हूँ। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इन सब चीज़ों को समझना जब महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र से इतर झारखंड की राजनीति, उस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है? महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है महाराष्ट्र में? जी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ही दिख रहा है और इसकी घोषणा महाविकास अघाड़ी के सभी दल कर रहे हैं, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सुप्रिया सुले और शरद पवार की एनसीपी हो। तीनों ये घोषणा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। शरद पवार जी का कल ही बयान था कि 95% सब कुछ ठीक हो चुका है, जो बचा उस पर बात फाइनल हो जाएगी। संजय राउत का भी कहना है कि जो भी बचा है उस पर सब पे बात फाइनल हो जाएगी। पूरी 288 सीटों पर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। आज कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं और कोई भी बागी नहीं। हमारे जितने भी बड़े नेता हैं वो जो बागी खड़े भी हुए हैं उनके संपर्क में, और हमने इंतजाम कर लिया है कि हम सबके नाम वापसी करा देंगे। 4 नवंबर तक महाविकास अघाड़ी के 288 सीटों पर 288 प्रत्याशी होंगे। ये आज कांग्रेस की तरफ से राजीव की घोषणा कर दी थी। समाजवादी पार्टी को लेकर जो बातें की जा रही थी उस पर भी साफ साफ कह दिया गया कि समाजवादी पार्टी से भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व संपर्क में है, वो महागठबंधन का हिस्सा है। संजय राउत की तरफ से भी कह दिया गया कि समाजवादी पार्टी से इसी गठबंधन का हिस्सा है। जब नवाब मलिक की बात आई तो साफ तौर पर कहा गया कांग्रेस की तरफ से भी और शिवसेना की तरफ से भी कि वहाँ हमारे गठबंधन के अबू आसिम आजमी उम्मीदवार हैं जिस सीट पर नवाब मलिक लड़ रहे हैं। तो यानी ये हर तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है और एकजुट होकर चुनाव में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजीव जी ऐसा नहीं कर सकती और किसी हाल में नहीं कर सकती कि वो एकजुट होकर जा रही है, और अगर है तो फिर जैसा आपने भी सवाल किया और हम भी सवाल करते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस क्या जाएंगे नवाब मलिक का चुनाव प्रचार करने के लिए? छोड़ दीजिए नवाब मलिक को, चलिए नवाब मलिक को एक तरफ ध्यान रख दीजिए। क्या सना मलिक के लिए ही चले जाएंगे देवेंद्र फडणवीस चुनाव करने के लिए? मोदी जी जाके सना मलिक के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? अमित शाह सना मलिक के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं राजीव जी, जो कि बीजेपी को इसको उत्तर देने पड़ेंगे। अब किरीट सोमैया अगर नवाब मलिक को आतंकवादी बता रहे हैं तो आतंकवादियों की समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी है। फिर किरीट सोमैया सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और पूरी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि नवाब मलिक जो है वो महायुति के उम्मीदवार है। जब महायुति के उम्मीदवार है तो फिर आप महायुति के उम्मीदवार को आप आतंकवादी कैसे कह रहे हैं? तो ये जिस तरीके से चीजें आ रही है उनके अंदर से निकलकर राजीव जी ये साफ तौर पर बताता है कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और बीजेपी ने जो चाल चली है वो बीजेपी के लिए ही उल्टी पड़ने वाली है। एक तो उसने अपने जिन लोगों के टिकट काटे हैं उन सबको विद्रोही उम्मीदवार बना के वो खड़ा कर रही है, और टिकट कहाँ काटे हैं? वहां काटे हैं जहां अजित पवार के लोग हों या एकनाथ शिंदे के लोग हों। फिर अपने प्रत्याशी जो है वो उनकी पार्टी से खड़े करवा दिए। तो ये जो चाल चली है, तो ये चाल बीजेपी को उल्टी पड़ने वाली। लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि ये किस लिए किया जा रहा है। तो कुल मिला के राजीव जी मुझको लगता है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो बिल्कुल एकजुट है, और मुद्दों के आधार पर भी एकजुट है, नेतृत्व के सवाल पर भी एकजुट है, और सीट शेयरिंग के सवाल पर भी एकजुट है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है कि वो झारखंड अभी क्यों नहीं जा रहे, क्या मुझे लगता है कि जल्दी जाना चाहिए और चुनाव प्रचार में राहुल गांधी को कूद पड़ना चाहिए, वरना जिस तरीके से उन्होंने
उमर कहा था कि जम्मू में जो है वो ठीक से ध्यान नहीं दिया कांग्रेस ने, इस तरह की बात फिर नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। आपने भी कहा कि वहाँ के कार्यकर्ता जो है वो चाहे जेएमएम के हों चाहे कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां पहुंचे और कांग्रेस के और नेता पहुंचे। तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की बनती है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम जल्दी अब कराया जाए, चूंकि नॉमिनेशन हो चुके हैं दोनों राज्यों में, और झारखंड में तो पहले चरण का चुनाव और पहले ही है, बल्कि महाराष्ट्र से पहले है। तो ये अब जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की बनती है कि आप जल्दी कार्यक्रम लगाए जाए, युद्ध स्तर पर अब चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार की जरूरत है झारखंड में और महाराष्ट्र में, और न सिर्फ बीजेपी इंडिया गठबंधन की बल्कि एनडीए को भी जमकर चुनाव प्रचार में कूदना चाहिए। नरेंद्र मोदी का भी इंतजार है। हम लोग राहुल गांधी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भी शायद इंतजार कर रहे हैं दिवाली मना लेने का और उसके बाद शायद जाएं चुनाव प्रचार में। और ये भी देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी इधर महाराष्ट्र और झारखंड में हरियाणा वाले रुख अपनाएंगे या कुछ और रुख होगा, क्योंकि हरियाणा में कम चुनाव प्रचार में वो गए थे, कम प्रचार किया था उन्होंने। और लेकिन राहुल गांधी से सबने उम्मीद बना रखी है। मौका भी है, दस्तूर भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दीपावली का पर्व, उसके बाद छठ का त्यौहार, और इन सब के बीच अगर राहुल गांधी जाएं तो और भी बेहतर हो सकता है। शकील अख्तर जी क्या कहेंगे? जब हम महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर रहे हैं तो जरा महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन की बात करना ज़रूरी है, और आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर चल क्या रहा है। शकील जी, राहुल गांधी का भी आगे की जो प्लानिंग होगी वो शायद आपको पता हो, नहीं हो तो शायद आप बताएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। कब से इस चुनाव प्रचार में हम इंडिया गठबंधन की तरफ से, महाराष्ट्र का एक तो आ गया है 6 तारीख, उसके अलावा और क्या कुछ है, या सब लोग फोकस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ वायनाड पे? वायनाड तो अभी कोई नहीं जा रहा है। प्रियंका खुद बहुत अच्छा चुनाव वहां पे लड़ रही हैं, और दिवाली के बाद, भाई दूज के बाद हमें लगता है कि राहुल गांधी के झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी प्रोग्राम लगेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि राहुल दोनों जगह जाएं और वहां पे जो है प्रचार करें। दोनों जगह उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो नाम वापसी की तारीख ही चल रही है। अभी तो महाराष्ट्र में लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। महाराष्ट्र में नाम वापसी का टाइम निकल जाए, उसके बाद हमें लगता है कि राहुल के वहां प्रोग्राम लगेंगे, और इंडिया गठबंधन को या राहुल को पूरी ताकत से वहां लड़ना चाहिए। हम तो हमेशा से इस बात के पक्ष में रहे हैं कि राहुल को ज्यादा से ज्यादा चुनावों में जाना चाहिए। गुजरात चुनाव में भी हम ये बात कहते रहे। उस टाइम वो यात्रा में थे, एक ही दिन का प्रोग्राम उनका लगा था, और नतीजा हम सबने देखा कि सिर्फ 17 सीटें आई थी गुजरात में। उसी गुजरात में उससे पिछले चुनाव में राहुल गांधी की मेहनत 77 सीटें लाई थी, और भाजपा को 100 से नीचे रोक दिया था। तो ये सारी बातें हम लगातार कहते रहे हैं कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, या 2014 से लेके अभी तक के जो सबक हैं वो कांग्रेस को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या प्रायोरिटी है, पहले किस बात को देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। देखिए, एक बात हम हमेशा से कहते रहे कि जब तक आप विधानसभाएं नहीं जीतेंगे तब तक जनता में आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप विधानसभाएं लंबे अरसे से जीत नहीं रहे हैं। एक आपने बहुत छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश जीता, लेकिन हारने वाले राज्यों की सूची लंबी है। पंजाब है, उत्तराखंड है, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बहुत सारे राज्य हैं। तो ये क्यों हारे? अभी कांग्रेस ने कहा था कि हरियाणा में हम फैक्ट फाइंडिंग दल पहुंचाएंगे, वो गया नहीं गया, क्या हुआ? तो ये सब काम होना चाहिए, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र और झारखंड, अगर इनको आपने गंभीरता से नहीं लड़ा, पूरी ताकत से नहीं लड़ा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव में जो एक माहौल बना था, उसके बाद जो संसद का अधिवेशन हुआ, उसने उस माहौल को और आगे बढ़ाया था। बीजेपी 240 पे रुकी थी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, राहुल गांधी के 2 बड़े अच्छे भाषण लोकसभा में हुए, मोदी जी खुद व्यक्तिगत रूप से परेशान हो गए, व्यक्तिगत रूप से मोदी जी इंटरव्यू करने के लिए खड़े हुए। मोदी जी तो आमतौर पर लोकसभा में जाते ही नहीं थे, इंटरव्यू करना तो बहुत बड़ी बात होती है। इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी ने और करारा जवाब दिया, और यहां तक कह दिया कि अब जो है
आप मेरे भाषण के दौरान कभी आएंगे नहीं, और अगले बार राहुल के भाषण के दौरान मोदी जी सदन में नहीं दिखे। तो ये एक कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का बढ़ता हुआ माहौल था, जिसमें निश्चित रूप से हरियाणा में एक डेंट लगा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा चुनाव लड़के वहां पे एक इंडिया गठबंधन की साख को बढ़ाया है। अब झारखंड और महाराष्ट्र, यहां पे बाजी जो है करीब करीब बराबर की है। जितना इंडिया गठबंधन के पास ताकत है, वैसी ही ताकत जो है दूसरे एनडीए के पास में है। तो जो अच्छा लड़ लेगा, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि जिस दिन जो अच्छा खेल लेगा वो जीतेगा। हर दिन का मैच अलग होता है, हर दिन का खेल अलग होता है। तो इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। राहुल के प्रोग्राम हमें लगता है लगेंगे, अभी बनेंगे, क्योंकि अभी तो दिवाली चल रही है, किसी के भी प्रोग्राम नहीं बन रहे हैं, नाम वापसी भी नहीं हुई है अभी, तो वो हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, खास हमें लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। कोई ऐसा कारण नहीं है कि राहुल न जाए वहां पे या राहुल कम प्रचार करें वहां पे। राहुल हमें लगता है जाएंगे बराबर। हाँ, पहले यह था कि प्रियंका भी जाती थी बराबर सब जगह, तो प्रियंका का इस बार कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को थोड़ा साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो खुद अपना चुनाव लड़ रही है। लेकिन वायनाड में जिस अच्छी तरह से वो चुनाव लड़ रही हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रही हैं, लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, उसका असर भी दूसरी जगहों पे पड़ रहा है। क्योंकि प्रियंका को सब टीवी और अखबार थोड़ा बहुत दिखाते हैं, उनका जो टीआरपी जो है वो प्रियंका पर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो इसलिए प्रियंका को थोड़ा थोड़ा सब दिखा रहे हैं। तो प्रियंका जहां भी दिखाई देती है, जिस तरह लोगों से मिल रही हैं, लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी पड़ता है, झारखंड में भी पड़ता है, दूसरे जहां जहां उपचुनाव है वहां पे भी पड़ेगा। अब देखिए, अब यूपी में भी 9 सीटों के उपचुनाव है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि यूपी में ही सबसे बड़ा जो धक्का जो है मोदी जी को लगा है। 240 जो सीटें आई हैं उसमें यूपी का बड़ा योगदान है। वहां पे बीजेपी खाली 33 पे सिमट के रह गई और नंबर 1 की पार्टी एसपी बन गई, और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने 43 सीटें जीती, 43 सीटों पे जीता है। और ये 9 विधानसभा की जो चुनाव है, इसमें बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है वहां पे। तो ये सारे के सारा जो माहौल है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, और पक्ष में इसलिए कि जो लोकसभा का चुनाव था, जहां पे आपने बीजेपी को रोका है, उससे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो है हर विधानसभा चुनाव को आपको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, और हर विधानसभा चुनाव को जीतने की कोशिश करना पड़ेगी। इसके बाद बिहार है, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस बार बिहार में बीजेपी जो है वो करीब करीब वैसे ही अकेले लड़ेगी जैसे महाराष्ट्र में लड़ रही है। नीतीश का उससे बहुत बड़ा साथ मिलने वाला नहीं है। चुनाव आते आते तक नीतीश की पार्टी में भारी टूट-फूट हो जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ आरजेडी में जाएंगे। तो ये चुनाव जो है बीजेपी सीधा सीधा इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ेगी, या कह सकते हैं कि बीजेपी सीधा सीधा तेजस्वी के खिलाफ ये चुनाव लड़ेगी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा। इसके बाद दिल्ली भी इसके साथ ही साथ चुनाव होने वाला है। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी लगातार कई सालों से यहां से हार रही है, 20 साल से ज्यादा हो गए, हमें लगता है 20 साल ही हो गए करीब करीब बीजेपी को यहां हारते हुए। लास्ट सरकार थी बीजेपी की, उसके बाद नहीं बनी, शीला दीक्षित ने बनाई, फिर नहीं बनी, फिर अरविंद केजरीवाल ने बना ली। तो ये सारे चुनाव कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन, शकील जी 25 साल हो गए, क्योंकि 15 साल 25 साल हो गए और 10 साल ये रह गए, 25 साल हो गए। तो इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, आपको अपनी प्रायोरिटी तय करना पड़ेगी। हम बार बार ये बात कहते हैं कि सब कुछ है, लेकिन उन सब कुछ का आपके पास कोई इलाज नहीं है, और जब आपका इलाज नहीं है तो जिसका इलाज है वो काम आपको करना पड़ेगा जी। ईवीएम क्या करेगा? फिलहाल कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जो कर सकती है वो उसने किया, चुनाव आयोग के पास गए, लेकिन जैसा कि सबको मालूम था कि चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, चुनाव आयोग ने वो काम कर दिया। चुनाव आयोग ने किसी बात को स्वीकार नहीं किया, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं समझी, जबकि होना यह चाहिए था
कि जांच होना चाहिए थी, आपको एक टीम बनाना चाहिए थी चुनाव आयोग को। इतने गंभीर आरोप लगाए, उल्टे वो कांग्रेस को सबक सिखाने में लगे कि आप ऐसे आरोप लगाते हैं, इसका ये परिणाम होगा, इसका होगा। अरे ये चुनाव आयोग इस तरह की बातें कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक ये सारे के सारे जो है चुनावों पे जाने कब से सवाल उठाते रहे। कभी किसी चुनाव आयोग ने नहीं कही ये बात। वाजपेयी जी ने कहा था, हमें अच्छी तरह याद है कि रशिया से स्याही मंगाई है, उड़ जाती है, रूस की स्याही है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। वाजपेयी तो, आडवाणी जी तो एक किताब को लेकर पूरे देश में घूमे थे जिसमें ईवीएम पे सवाल उठाए गए थे। बीजेपी के नेता की लिखी हुई किताब थी, उसका जो भूमिका है वो आडवाणी ने लिखी थी। लेकिन ये कभी चुनाव आयोग ने नहीं कहा, ये कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि सब बकवास आरोप है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सबने कहा कि ठीक है, अगर आपके आरोप है तो हम देखेंगे, जांच कराएंगे। आज तो उन्होंने सारे के सारे आरोप को न केवल झुठला दिया बल्कि कांग्रेस को उल्टा सबक सिखा रहे हैं वो। तो अब देखिए, चुनाव आयोग जो है वो है, जब तक मोदी जी है वो चुनाव आयोग ऐसे ही रहेगा। पहले आप चुनाव आयोग को नहीं हटा सकते, पहले आपको मोदी जी को हटाना पड़ेगा। पहले आप ईवीएम नहीं हटा सकते, पहले आपको मोदी जी को हटाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी बात है जो वोटर को भी समझना चाहिए, कांग्रेस को भी समझना चाहिए, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को भी समझना चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। आपके पक्ष में जितना बड़ा मतदान होगा उतना ईवीएम के लिए बेईमानी करना मुश्किल हो जाएगा, अफसरों के लिए बेईमानी करना मुश्किल हो जाएगा। आखिर कई जगह विधानसभाओं में कांग्रेस जीतती भी तो है ना। कर्नाटक जीती, अभी यहां पे तेलंगाना जीती। तो आपको तो अपनी तरफ से कोशिश करना पड़ेगी। यह कह के कोई भी रुक नहीं सकता कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप खेल में हैं, आपको खेलना पड़ेगा। तो आज की स्थिति में जो आपने कहा, राहुल गांधी को या कांग्रेस को झारखंड में और महाराष्ट्र में और ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा। जितनी मेहनत उन्होंने हरियाणा में करी उससे ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि नतीजे भी उसी तरह से आएंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से मेहनत कर ले जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में मेहनत की, उस हिसाब से मेहनत कर ले जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में मेहनत की, और चूंकि इन दोनों राज्यों के चुनावों को हम लोगों ने काफ़ी करीब से देखा है इसलिए बता रहा हूँ। प्रशांत जी, हम लोग दोनों साथ साथ काफ़ी घूमे दोनों राज्यों में, और वहाँ की मेहनत और हरियाणा की मेहनत ज़मीन आसमान का अंतर है। अब उसमें ईवीएम और बाकी चीज़ें तो है ही, उसके लिए और बहुत कुछ है। उसमें ईवीएम है, उसमें वोटर लिस्ट है, उसमें दूसरे मैनेजमेंट हैं, सब कुछ है। लेकिन मेहनत का मतलब आपको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ये सोचेंगे कि नहीं ईवीएम से चोरी तो होती है, दरवाज़ा खोल के रहेंगे और बोलेंगे चोरी हो गई तो चोरी तो होगी आप, लेकिन उसकी रखवाली करिए ना। रखवाली कौन कर रहा है? जहां आपने रखवाली की वहां पर आपको फायदा हुआ। लेकिन ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं उधर झारखंड में। अगर देखा जाए तो झारखंड में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हेमंत सोरेन को एक बहुत बढ़िया साथी, जीवन साथी तो हैं ही कल्पना सोरेन, लेकिन जीवन साथी के अलावा कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन को कल्पना सोरेन के रूप में एक बढ़िया पॉलिटिकल साथी भी मिल गया है, और इसलिए वहाँ एक मजबूती दिखाई दे रही है। और ऐसा ही भाई बहन की जोड़ी इधर भी है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ साथ न सिर्फ बहन की भूमिका बल्कि एक पॉलिटिकल साथी की भूमिका भी निभाती आई हैं। लेकिन आज की तारीख में प्रियंका गांधी उधर वायनाड में फंसी हुई हैं। वो अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं, जीतेंगे भी, अच्छी तरह से जीतेंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन आगे कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ लड़ना होगा। कल्पना सोरेन का इंटरव्यू कल शाम 7 बजे हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। कल्पना सोरेन का इंटरव्यू कल शाम 7 बजे आप देखेंगे। दीपावली पर धमाकेदार इंटरव्यू देखिए तो मज़ा आएगा। उधर बम के धमाके, अभी जैसे शकील अख्तर जी बात कर रहे थे तो धमाकों की आवाज़ आ रही थी, सुनील शुक्ला जी बोल रहे थे तो वहाँ भी धमाके आ रहे थे। तो धमाकेदार इंटरव्यू तो देखना ही चाहिए। लेकिन एक टीज़र आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। कल्पना सोरेन का एक टीज़र जो कल हम आपको दिखाएंगे, क्या कुछ कह रही हैं, कुछ सवालों के जवाब। मैंने और प्रशांत टंडन जी दोनों ने इंटरव्यू लिया है। जरा वो कल्पना सोरेन के उस टीजर को देख लीजिए। कल शाम 7 बजे का इंतजार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमंत सोरेन को जीवन साथी ही तो मिल गई थी बहुत पहले, 2006 में उनकी शादी हुई। लेकिन अब 18 साल बाद
एक जो पॉलिटिकल साथी मिला है वो कमाल का है, ये तय मानिए। जरा सुनिए, देखिए टीजर में। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। कि यहाँ से शुरुआत की जाए आज की चर्चा की, कैसा लग रहा है? और अब चूंकि चुनाव में बिल्कुल कूद चुके हैं, क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, मैं तो आपको कहना चाहूँगी कि इस साल की शुरुआत में ही मुझे कहीं ना कहीं आप तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने राजनीति को नहीं चुना, शायद राजनीति ने मुझे चुन लिया। मैया सम्मान योजना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, एक बड़ा इशू बन गया है चुनाव में। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना जो है, ये इसकी सोच जो है, जो रूपरेखा है, वो हेमंत जी की है। झारखंड बने हुए देखिए 24 साल हो गए हैं। 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर में किसी ने सत्ता अगर चलाई है वो बीजेपी ने चलाई है। लेकिन पहली बार अपनी खुद की अबुआ सरकार जो झारखंड की आधी आबादी महिलाओं के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर आती है, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ये सोच अपने में ही एक क्रांतिकारी है। लेकिन बीजेपी ने भी इसी वादा तो ऐसा ही किया, प्रॉमिस किया है, गोगो दीदी, गोगो दीदी योजना। अच्छा, ये वही चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब 20 साल उन्होंने राज किया था, उस वक्त वो क्यों भूल गए थे हमारी आधी आबादी को, और अब क्यों याद आ रहा है उनको जब हेमंत सोरेन जी ने ऑलरेडी एक कल्याणकारी योजना दे दी है। अगर वाकई में आपको ये लगता था कि महिलाएं गेम चेंजर हो सकती हैं, तो आप 20 साल आप लोगों ने शासन क्या ला सकते थे। चंपई सोरेन का कितना सेटबैक पार्टी को है? देखिए, मैं अगर आपको कहना चाहूँ, वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, और पार्टी से बहुत वर्षों से, जब से बाबा हैं तब से वो जुड़े हुए हैं। उनके साथ में, उनके अंडर में उन्होंने काम भी किया है और उनको बहुत अभिभावक तौर पे मानते हैं। और एज अ जूनियर वन, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं उनको चाचा जी, अपने ससुर जी जैसा ही मानती हूँ। दरवाजे माना जाए कि खुले वापसी अगर वो आए तो? देखिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे अपनों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखता है, और अगर कोई नया भी व्यक्ति आना चाहे तो उसके लिए भी दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये इमिग्रेशन को बांग्लादेश का बॉर्डर तो झारखंड से नहीं ना सटा हुआ है, ये किसके अंडर में आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अगर आज आप झारखंड के अंदर में कुछ घटनाएं होती हैं तो उसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होती है। तो बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब आप कल देखेंगे इसी समय न्यूज पॉइंट में। कल्पना सोरेन को, उनके और भी बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का जवाब आप कल्पना सोरेन की जुबानी सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एक इंडिया गठबंधन को, अब न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को बल्कि इंडिया गठबंधन को कल्पना सोरेन के रूप में एक बढ़िया नेता मिल गया है और काफ़ी डिमांड में है, और बहुत जल्दी ये डिमांड क्रिएट हुआ है। आप जान रहे हैं 31 जनवरी को कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन हिरासत में लिए जाते हैं, डिटेन होते हैं ईडी की तरफ से, और उसके बाद एक नेता 4 मार्च को पहली बार पदार्पण करता है, और उसके आगे की कहानी आप लोग देख रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालों का जवाब देते हुए कल आप सुनेंगे न्यूज पॉइंट में शाम 7 बजे। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास पहले, फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, कल्पना सोरेन को अभी आप थोड़ी सी उस पर चाहूँगा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की इंडिया गठबंधन क्या अब पहले से और मजबूत हुआ है, ये माना जाए? हरियाणा का चुनाव एक नाइटमेयर की तरह, इसको अगर भूल जाए कांग्रेस पार्टी तो आगे क्या कुछ दिखाई देता है, या हरियाणा की तरह हम सब हार ही जाएंगे, हाथ पे हाथ रख ले, ये माना जाए? देखिए, मुझे लगता है हरियाणा का चुनाव भूलने की जरूरत नहीं है। उसकी जो प्रमुख अचीवमेंट्स है उसको बताने की जरूरत है कि हरियाणा में आखिरी चुनाव परिणाम जो भी हुए उसको क्वेश्चनेबल जहां है वो है, लेकिन आखिरकार कांग्रेस को 11% का वोट मिला। जनता तो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई, 11% बढ़ा 11% बढ़ा, यही मैं कह रहा हूं। तो कांग्रेस तो के साथ जनता खड़ी हुई, ये तो प्रमाण है ना। वोट जनता अगर पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, जुड़ रही है, और जो पार्टी जीत के आई है उसके
तमाम मंत्री हार रहे हैं, ये सब सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो कि उस चुनावी नतीजों के विरोधाभासी चरित्र को बताते हैं। तो इसको सामने लेकर के बोलना चाहिए, हारे थोड़े हैं, अरे हम जीते हैं, हम तंत्र ने हमको हराया है, हम तो जीते हैं। ये कांग्रेस का वॉइस होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब है कि नहीं है, वो कर पाते कि नहीं कर पाते वो अलग बात है। लेकिन झारखंड में जब आप देखते हैं, आपका एक प्रश्न था कि इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूत हुआ है, तो मजबूत होने का संदर्भ पॉइंट अगर कल्पना सोरेन को लेते हैं तो एक बात जरूर है कि कल्पना सोरेन एक नई खोज, संघर्ष से उत्पन्न एक नई खोज आप नाम दे सकते हैं कल्पना सोरेन। और वो पति के साथ जिस तरीके से राजनीतिक एक तरह से साथी बन गई, कोई भी पत्नी तो साथी होती ही है, लेकिन राजनीतिक साथी जिस तरीके से बनी है और जनता ने जिनको जिस तरीके से एक्सेप्टेबल बनाया है, वो दूसरा उदाहरण खोजने से मिलेगा। एक दो उदाहरण भले मिल जाए, लेकिन कल्पना सोरेन आज के समय में एकदम जबरदस्त उदाहरण है। तो ये जेएमएम की ताकत और इसलिए इंडिया गठबंधन की ताकत। इंडिया गठबंधन इसलिए भी मजबूत हुई है, सिर्फ कल्पना सोरेन फैक्टर नहीं है। आप देखिए माले और भारत एमसीसी मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी का विलय होना और उसका इंडिया गठबंधन में आना, ये भी इंडिया गठबंधन की मजबूती है। इसके अलावा आरजेडी भी मजबूती है और कांग्रेस और जेएमएम परस्पर हैं। तो इंडिया गठबंधन कंपेरेट वहां झारखंड में एनडीए भी लगभग उसी रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, उसने भी आजसू को जोड़ा है। तो हम वो जैसे महाराष्ट्र में महायुति स्पष्ट रूप से कमजोर दिखती है महाविकास आघाड़ी के सामने, वैसा यहाँ पर वो अंतर विरोध नहीं दिखता है एनडीए में। लेकिन हाँ, एनडीए की जो सबसे बड़ी खामी दिख रही है इस बार, जो बहुत उनको नुकसान पहुंचाने वाली है, वो है कि नाते रिश्तेदार, बेटा बेटी बहू, इन सबको जो उन्होंने प्रश्रय दिया। 18 उम्मीदवार हैं भाई, जो 67-68 उम्मीदवार बीजेपी के हैं, उसमें 18 तो उनके नाते रिश्तेदार हैं। तो ये नाते रिश्तेदार तो उनके लुटिया डुबोएंगे, ये आप समझ लीजिए, उनको स्कोर नहीं कराने वाले हैं, लुटिया डुबोने वाले हैं। तो हालांकि ऐसे उदाहरण इंडिया गठबंधन में भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप में देखें तो इस तरीके से भोंडा प्रदर्शन वंश नाते रिश्तेदारों का नहीं हुआ है जैसा कि एनडीए में दिखता है झारखंड में। तो यहां पर हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। अब इंडिया गठबंधन केवल इसी कंस्टिट्यूएंट घटक दल जो है मेंबर्स हैं, कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स, उनके एकजुट होने से ही तो इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं होगा। उनका जो जमीनी आधार है उसको एक्सप्लोर करना, जिसको इलेक्शन कैंपेन में हम लोग कह रहे हैं कि कैंपेन में उसको एक्सप्लोर किया जाए, तो निश्चित रूप से एक बात है कि जेएमएम सबसे लीड ली हुई है किसी भी पार्टी के मुकाबले, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा जितना जमीन पर है उतना दूसरी कोई पार्टी जमीन पर नहीं है, बीजेपी भी नहीं है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है, जेएमएम पहले नंबर पर है। अब कांग्रेस पहले उसमें नहीं है, लेकिन कांग्रेस की खुशकिस्मती तो उसके साथ जेएमएम का साथ है। अब है कि दिवाली बीच में आता है, इस वजह से बड़े बड़े नेताओं का, स्टार कैंपेनर्स का चुनाव मैदान में उतरना संभव नहीं हुआ, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। लेकिन कांग्रेस अगर इस दिवाली मोमेंट को अपने इलेक्शन मोमेंट से जोड़ पाती तो और अच्छी बात होती। उसको तो इन चीजों को तोड़ना चाहिए ना, कि दिवाली दूसरों के लिए बैरिकेड है, हमारे लिए बैरिकेड नहीं है। हम दिवाली मिलन को ही हम अपना पॉलिटिकल मिलन भी बना सकते हैं। इस तरह की लोग छठ में मनाते हैं, आप देखते होंगे जब छठ होता है सारे लोग पॉलिटिकली उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी दिवाली को उस तरह से इस्तेमाल कर सकते थे या कर सकते हैं। तो ये जो ये कमी वाला पार्ट जरूर है, मगर फिर भी इससे ये नहीं निकलता है मतलब कि कोई पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है दिवाली सबके लिए। जी दिवाली कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पर्व त्योहार में मिलना जुलना चाहिए, नेताओं को तो ज़रूर मिलना जुलना चाहिए। और ये इससे बढ़िया और क्या मौका होगा जब आप जाके लोगों से मिलते हैं। दिवाली अपने घर में रहते हैं, क्या आप भी जाते हैं मिलने नेताओं को? अगर आप कल नेतागिरी करेंगे, कल आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो आप क्या आप घर में बैठे रहेंगे?
आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे प्रेम कुमार जी, और दिवाली छठ में जाएंगे, घाट पे जाएंगे, अर्घ देंगे, होता है ना। बिहार में तो यूपी पूर्वांचल में, बिहार में ये सब तो देखा ही, हम लोगों ने किया है बचपन से, तो ये सब तो है ही, ये करेंगे। अब दिल्ली में भले बैठ कर, दिल्ली में भी तो जाते हैं। आप याद कीजिए शीला जी की राजनीति, अभी चर्चा कर रहे थे शकील अख्तर जी, शीला जी 15 साल राज की, हर साल छठ घाट पे जाती थी। अभी आप देखेंगे इनको, अरविंद केजरीवाल को, छठ घाट की राजनीति कैसी होती है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उनका छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति चमकानी है, ये भी आप जानते हैं। तो क्या ये राजनीति महाराष्ट्र में और झारखंड में नहीं चमकाई जा सकती? सवाल ये है, बहुत छोटा सवाल है, और इसमें ये कह करके हम बच नहीं सकते कि पर्व है, त्यौहार है, इसलिए इसके बाद जाएंगे। ये थोड़ा सा राजनेताओं के लिए ठीक नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो जाते हैं राजनेताओं को लेकर, नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा नंबर 1 है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे सपोर्ट चाहिए। आपको सपोर्टिव, आप अकेले बैटिंग कर रहे हैं, आपके दूसरे साइड का 10 प्लेयर आउट हो गया, क्या करेंगे? आपको तो खेलना होगा ना। सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर बने रहिए और उधर के सारे आउट हो गई टीम। इसलिए यहां पर साइड से दूसरा जो छोर है वहां पर भी खेलने वाला आदमी चाहिए। ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा होनी चाहिए। हम इस मोड में जाएंगे, इस हिसाब से जाएंगे, तो वही होगा। कल को हमारे दर्शक ही कहने लगेंगे आप लोग तो कुछ भी बताते हैं, कुछ भी बोलते हैं, धरातल पे कुछ और था। हरियाणा को लेके देखिए हमारे दर्शकों में कितनी निराशा थी। तो इसलिए जरूरी है। प्रशांत टंडन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं शायद। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए हम सब यहाँ पत्रकार बैठे हैं जी, और हम लोगों की न जाने कितनी दिवाली, कितनी होली, कितनी ईद, कितनी क्रिसमस, कितने 26 जनवरी और 15 अगस्त न्यूज रूम में बीते हैं, बिल्कुल, या रिपोर्टिंग करते वक्त बीते हैं, अपने शहरों से बाहर बीते हैं। तो पत्रकारों के लिए, किसी भी पेशे के लिए ये त्यौहार रुकावट नहीं होते। हम सब अपना जश्न मनाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम दिवाली, होली, ईद, ये क्रिसमस नहीं मनाते, सब मनाते हैं। लेकिन काम भी है। क्या होली, दिवाली, ईद, बकरीद में रेल बंद हो जाती है? क्या हवाई जहाज नहीं उड़ते? क्या क्रिसमस के दिन जो है सब सड़कें, बिजली सब बंद हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। तो जिसका जो काम है वो करता है, उसमें छुट्टियां आड़े नहीं आती हैं। ये केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, गर्मी की छुट्टियां होती, वो भी चलिए वो एक आवश्यक है उनके लिए, लेकिन बाकी जगह छुट्टियां नहीं होती। दूसरी बात यह कि जो बात शकील जी कह रहे थे, हमारे दूसरे मित्रों ने कही, इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में जो कमाल दिखाया, मैं उसको कमाल इसलिए कहूंगा कि कॉर्पोरेट की ताकत, इलेक्शन कमीशन, पक्षपाती इलेक्शन कमीशन, जो हम देख रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करने वाला इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सील हो गए, ईडी सीबीआई अपने चरम पे, नेता जेलों में, 400 पार का एग्जिट पोल दिखा रहा है गोदी मीडिया, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन ने बहुमत से नीचे बीजेपी को रख पाई। क्या कारण था? कारण यही था कि इंडिया गठबंधन में एकता थी, उनके नेता विजिबल थे, वो चाह रहे थे। पॉलिटिकल विमर्श में इंडिया गठबंधन ने लीड लिए हुए थे। राहुल गांधी जगह जगह संविधान की किताब लेकर जा रहे थे, जातिवाद जनगणना की बात हो रही, सामाजिक न्याय की बात हो रही थी, और मोदी जी अपना नफरती एजेंडा चला रहे थे। और इन सब के बाद एक्सट्रीम, मतलब उससे चरम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हमने देखी नहीं थी। उसके बावजूद उनको इंडिया गठबंधन बहुमत से नीचे रखने में कामयाब रहा। कामयाब इसीलिए रहा क्योंकि नेताओं ने मेहनत की, गए, विजिबल रहे, भारत जोड़ो यात्रा का भी असर रहा। तो ये क्या रोक रहा है अब वो काम करने पे? वही काम अब क्यों रोक रहा है?
हरियाणा की मैं बात करना चाहता हूँ कि माना कि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने थी, तो क्या चीज थी कि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता हरियाणा नहीं जाएंगे? आप एक टीम प्लेयर हैं। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में जाकर कर रहे हैं ना प्रचार, वो अपने कैंडिडेट का करें, वो अच्छा होगा कि दूसरे कैंडिडेट का भी करें, बिल्कुल इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का भी करें। ये टीम वर्क दिखना चाहिए कि आपका कैंडिडेट ना भी हो तो भी आप प्रचार करें। ये हुआ लोकसभा चुनाव में, राहुल गांधी के द्वारा ही हुआ ये काम कि जहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं भी है वहां भी वो प्रचार करने गए। ये काम अब भी होना चाहिए, चाहे वो झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो। और ये दो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कॉर्पोरेट की दृष्टि से। जो बीजेपी का पूरा गेम प्लान है कि एक कॉर्पोरेट कैपिटल है देश का, और दूसरा जिसपे कॉर्पोरेट की निगाहें हैं, जहां कोयला है, आयरन ओर है, खनिज पदार्थ है, और एक ही जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि जो ट्रायंगल है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड, उसमें से एक ही स्टेट है जो बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी अपना सब कुछ दांव पे लगाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरी शिद्दत से विपक्ष के खिलाफ काम करेगा वहां। अभी आप देख लीजिए, अभी राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सफाई दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? मंडल मुर्मू के मामले पे वहां का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन्वॉल्व है। हम लोगों ने बात की इस बारे में कल्पना सोरेन से भी, हेमंत सोरेन से भी, और वहां मौके पर थे जिस दिन हो रहा था कि गिरिडीह की पुलिस ने उनको रोक दिया। अब सामने आ रहा है कि वो उस गाड़ी में बीजेवाईएम के लोग थे, युवा मोर्चा के लोग थे, बीजेपी के लोग थे। उसमें जो मंडल मुर्मू की गाड़ी थी उसको डिटेन किया पुलिस ने, और उसको छुड़वाया किसने? किसका फोन गया? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का फोन गया। अब वो राजीव कुमार क्लास लेकर रीवापोती कर रहे हैं उसकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन, चाहे वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम कर रहा है। उसकी भाषा देख लीजिए, चुनाव जिस तरीके से खड़गे साहब को संबोधित करते हैं। इलेक्शन कमीशन पे सारी पॉलिटिकल पार्टी बराबर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के व्यवहार से नहीं लग रहा है कि उनके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी बराबर है। लेवल प्ले फील्ड की वो बात करते हैं, खुद ही उनका झुकाव है। इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी कसौटी है कि उनको लेवल प्ले फील्ड प्रदान करनी है। खुलेआम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कितनी भाव उल्लंघन किए, 17, 18, 20 कंप्लेंट गई। उसके बाद एक भी चिट्ठी का जवाब किसको दे रहे हैं? जेपी नड्डा को दे रहे हैं। शिकायत मोदी जी के खिलाफ है और सफाई वो मांग रहे जेपी नड्डा से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट दोनों राज्यों में है, और कॉर्पोरेट के पास एक पॉलिटिकल पार्टी है आज की तारीख। आपको किन शक्तियों से लड़ना है, तो आपको दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी। जो ताकत आपने दिखाई अभी लोकसभा के चुनाव में, वो ताकत कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है, जो अभी हम लोग लौट कर आए हैं, कि वो ताकत में हमको कमी दिखाई देती है। इसको एड्रेस करना है इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का इंजन है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसी को लीड करना है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात कल्पना सोरेन के बारे में, देखिए कल्पना, हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो जब वो मुंबई में उन्होंने पहली बार वो राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च हुई थी, तो उसी स्पीच में इंडिया यहाँ पे हम लोगों का लाइव चल रहा था जब वो स्पीच हो रही थी, और उसी वक्त हम लोगों ने कहा था कि ये पॉलिटिकल डिस्कवरी है। और अगर कल्पना सोरेन वहाँ पे सफल होती हैं, जो मुझे लग रहा है कि इस तरीके का उनको समर्थन है, तो झारखंड, जैसा मैं चर्चा कर चुका हूँ कि अकेला राज्य होगा राजीव जी, जहाँ पे 32 सीटें, लगभग 30-40% सीटें ऐसी सीटें हैं जहां महिला मतदाता मेजॉरिटी में है। जी।
ये झारखंड के समाज की भी खूबसूरती है, ये ट्राइबल समाज की खूबसूरती है, जिसका सबक बाकी राज्यों को, बाकी समाजों को लेना चाहिए कि महिला मेजॉरिटी में है वहाँ पे, और वहाँ पे अगर कल्पना सोरेन एक इम्पैक्ट डाल रही हैं तो हम देख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं उसका नतीजा क्या आएगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी जानकारियों के साथ इस चर्चा को हम बढ़ा रहे हैं और बहुत कुछ इस पे हम बात कर चुके हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, आपके पास। समय ज़्यादा हो गया है, दिवाली, छोटी दिवाली आज है, देश मना रहा है, और लेकिन इस बीच देखिए, अभी कह भी रहे थे प्रशांत टंडन जी कि चाहे दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, हम लोग अपना काम करते हैं, निभाते हैं, और वही कर रहे हैं। और ऐसे में राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि कम से कम लोगों के बीच जाएं। सुनील जी, इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। अगर लोगों के बीच में नेताओं की उपस्थिति नहीं रहेगी तो फिर वो किस बात के नेता हैं? स्वास्थ्य बात तो यही है ना। अगर आप अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं तो उनके बीच में आपको रहना पड़ेगा। अगर अपने समर्थकों को अपने साथ जुड़े रखना चाहते हैं तो आपको अपने साथ उनके बीच में रहना पड़ेगा और उनकी बात को सुनना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो कोई विकल्पहीनता की स्थिति तो है नहीं। और राजनैतिक गतिविधियां ही आपके मतदाताओं को आपके साथ जोड़ती हैं। उनके साथ बैठ करके आप पंजीरी खाएंगे तो आपके मतदाता के साथ नहीं रहता, आपका समर्थक, नया समर्थक नहीं तैयार होता जी। राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक माहौल बनाती हैं और आपके समर्थकों की संख्या बढ़ाती हैं और आपका जनाधार बढ़ाती है। और यह हमेशा से यही प्रमाणित हुआ है, और हाल के दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रमाणित हुआ। सवाल इस बात का है कि अगर आप गिरिराज सिंह के हिंदू सम्मान यात्रा से सहमत नहीं है तो उसके खिलाफ तो आप खड़े होंगे ना। बिल्कुल, आप सब कुछ उम्मीद कर रहे हैं, आप केवल आरोप लगा देने से बात चल जाएगी कि नीतीश कुमार ने उनके यात्रा को रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है, उन्होंने नहीं रोकने की कोशिश की, जनता उनका जवाब देगी, उनसे सवाल पूछेगी, लेकिन आप भी तो उनके खिलाफ खड़े होइए। जिस समूह में, जिस समाज में, जिस वर्ग में, जिस संप्रदाय में एक असुरक्षा का भाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको तो सुरक्षा का भाव आप देने का प्रयास करेंगे कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर आप नहीं खड़े होंगे तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक शून्य बनेगा। उस राजनीतिक शून्य को जो चाहे भर ले। महाराष्ट्र का चुनाव और चाहे झारखंड का चुनाव, झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन के राजनीतिक योगदान से आप इनकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दबावों के बावजूद उन्होंने इस सरकार के समक्ष नतमस्तक नहीं हुए, वो लड़ते रहे, जेल गए, सरकार गई, मुख्यमंत्री का पद गया, एक पुराना साथी पार्टी छोड़ के चला गया, तमाम तरह की समस्या है, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि आज उनके वर्ग, उनका समर्थक उनके साथ खड़ा है जी, जो उनका समर्थक है और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडा अपनाई महाराष्ट्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, पार्टियों को तोड़ करके अपनी ताकत आप नहीं बढ़ा सकते, और ये फिर प्रमाणित होगा। आप अपने समर्थकों को अपने राजनीतिक ताकतों से बढ़ा सकते हैं। आप एनसीपी तोड़ दें और शिवसेना तोड़ दें, सोचे कि मेरी ताकत बढ़ गई, ऐसा संभव होती, राजनीति नहीं होता। राजनीति में आपको अपने समर्थक वर्ग तैयार करने पड़ते हैं, और अगर आप अपने समर्थक वर्ग तैयार नहीं कर सकते हैं तो आपको और राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी जिसको आप उम्मीद पाले बैठे हुए। अच्छी बात है कि इंडिया दल समूह के जो घटक दल है, इन घटक दलों में एक आपसी समझ है, और इस आपसी समझ के साथ उन्होंने अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने में और सफल है। भारतीय जनता पार्टी के वाली जो महायुति है उसमें दिक्कत है, यह असुविधा है उनके पास, एक दूसरे के प्रति यह विश्वास का माहौल है। और ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी के लोग आक्रामक तरीके से चुनाव अभियान को चलाते हैं तो मुझे कोई वजह नहीं समझ में आती जिससे कि इनको पराजय का सामना करना पड़े जी। हरियाणा की बात आपने कहा कि हरियाणा की बात भूल जाए, हरियाणा को याद रखने की आवश्यकता है। हरियाणा में आपके आक्रामक चुनाव अभियान की वजह से लोग आपके साथ जुड़े रहे, और आपको उन गलतियों को सीखना पड़े, उन गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी जिसके वजह से आप सत्ता में आने से वंचित हो गए। बिल्कुल, चुनावी अभियान में कोई गड़बड़ नहीं। आप अपने चुनाव प्रबंधन की वजह से सत्ता में नहीं आ पाए। जनता आपके साथ खड़ी थी, लोग आपके साथ वोट दे रहे थे,
तो वो सीख लेने की आवश्यकता। आप हरियाणा को भूल जाएंगे तो फिर झारखंड और महाराष्ट्र को भी गंवा देंगे आप। वही सीख का परिणाम है कि कांग्रेस का रही है कि नहीं, कोई फ्रेंडली मैच नहीं हो, कोई फ्रेंडली कंटेस्ट नहीं है। 288 का मतलब 288 महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार जी, ये बड़ी चीज है। और जो हस्तक्षेप किया केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस में, जब नाना पटोले को लेकर के सहयोगी दलों में अविश्वास की स्थिति आई तो अन्य शीर्षस्थ नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने लगाया इस वार्तालाप के लिए और समझौतों के लिए और उम्मीदवारों के चयन के लिए या सीट शेयरिंग के लिए। यह जो सूझबूझ दिखाई, यह सूझबूझ अगर हरियाणा में दिखाया होता केंद्रीय नेतृत्व ने तो ऐसा नहीं था कि जनता आपके साथ नहीं खड़ी थी। तो लगता है कि इंडिया दल समूह ने या महाविकास अघाड़ी ने सीखें ली जी, और यही वजह है कि जो आरजेडी को लेकर के विवाद पैदा होने की कोशिश हो रही थी झारखंड में, उससे बच गया इंडिया दल समूह। उनको भी, आरजेडी को उन्होंने अपने साथ समायोजित कर लिया। तो एक मिलीजुली ताकत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई बहुत बिखरा हुआ संगठन नहीं है। संसाधन उनके पास है, लीडरशिप उनके पास है, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता उनके पास है। ऐसे में आप अपनी सामूहिक ताकत के साथ ही बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। और कम से कम यह परसेप्शन तो खत्म हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपराजित है। कांग्रेस ने और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने इस बात को साबित किया है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिस मुहिम को बहुत ताकत दिया था हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि सब मिलकर लड़े और बहुत ताकत के साथ लड़े और सारे नेता सड़क पे दिखाई दे रहे थे उस वक्त। और अब जबकि चुनाव सामने हैं और फेस्टिवल का समय है, लेकिन बाहर निकल के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचना, कैंपेन करना, ये सारा काम अभी सोचना होगा इन तमाम इंडिया गठबंधन के, क्योंकि एज है इंडिया गठबंधन को, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं ज़मीनी स्तर पे वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें से दूध और पानी अलग अलग करने का काम नेताओं का है। हमारे इस चर्चा को कई लोग बकवास कहते हैं, कई लोग अच्छा भी कहते हैं। जो बकवास कहते हैं उनको मैं कहता हूं कि चले जाइए यहाँ से, जहाँ अच्छा मिल रहा है वहाँ चले जाइए, वहाँ सुनिए। और कई लोग जो अच्छा कहते हैं उनका स्वागत करता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग सुनिए, अपने विचार रखिए। कमेंट बॉक्स में पर्सनल चैटिंग से ज़्यादा अच्छा है कि कमेंट बॉक्स में कुछ विचारों का आदान प्रदान कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, पौने 2 घंटे का कार्यक्रम हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कम से कम देश जागरूक हो पाए। एक नहीं, यहाँ 5 हमारे साथी और एक मैं, 6 लोग मिलकर बकवास तो कर नहीं रहे हैं, कुछ काम की बात कर रहे हैं। और हमारे घर में भी दिवाली है, आपके घर में भी है, वो सब छोड़ के अगर कर रहे हैं और उन सब को छोड़ करके आप काम करते करते अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर इसका ख्याल रखा कीजिए कि थोड़े बातें आप भी गंभीरता से लीजिए और निराश मत होइए। बार बार मैं कहता हूँ, निराश मत होइए, निराशा की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद पाल के रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना ख़त्म। इसके बाद फिर बचता क्या है जब उम्मीद ही नहीं है? तो इसलिए कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो दिवाली और उसमें जो अंधकार है आपके मन के अंदर, अंतर मन में, और ख़ासकर विधानसभा चुनाव हरियाणा का होने के बाद से, उसके रिजल्ट आने के बाद से जो अंधकार आपके अंदर है उसको दूर कीजिए। दिवाली का एक दिया जलाइए उसी नाम से कि आगे अच्छा होगा, बेहतर होगा। और ये दोनों रिजल्ट आपके मन माफिक आएंगे, महाराष्ट्र के रिजल्ट और झारखंड का रिजल्ट। और आपके जो नेता हैं जिनको आप चाहते हैं, आप पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो ना हो, आप वोटर हैं, अगर वोटर हैं तो आपका कोई ना कोई आइडल होगा और वो आपके हिसाब से काम करे, थोड़ी सी उसकी सोच भी बदले और वो भी जनता के बीच जाए। कई लोग हैं सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, कहीं भी हैं। कुछ लोग सत्ता के गुमान में वो इतने मोटे हो जाते हैं कि उठ नहीं पाते, और कुछ लोग सत्ता न मिलने के दुख में इतने पतले हो जाते हैं कि कोई भी फूंक देता है वो उस खेमे में चले जाते हैं। तो ये दोनों बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलिए दिया जलाइए, कल दीपावली है, कल शाम फिर मुलाकात होगी। आपसे वादा किया हूँ, कल्पना सोरेन का इंटरव्यू भी दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे हम लोग, बहुत कुछ कल शाम दीपावली के एक दिए के साथ। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सुनील शुक्ला जी, आपका शकील